होगी, काइनेटिक एनर्जी 1 मान लो। अच्छा, पहले केस में काइनेटिक एनर्जी के इक्वल मान लो, ठीक है। सेकंड बार क्या बोल रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डबल्ड व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, यानी जब लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 कितनी है बच्चे, 500 नैनोमीटर, और उस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी कोई बता सकता है कितना हो जाएगा, 2K। बात खत्म। वर्क फंक्शन निकालना है, पहले इसकी इक्वेशन लिख दो फिर इसकी लिख दो। आओ पहले फर्स्ट वाले की इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट वाले की इक्वेशन क्या कहती है हमें कि एनर्जी इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। ई को लैम्डा की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, hc/λ। लैम्डा, अगर फर्स्ट की बात हो रही है तो लैम्डा 1, 5 तो 5 ही है, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या आ जाएगा, के। सेकेंड इक्वेशन जब लिखने बैठूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ दूसरे कलर, 2K आ जाएगा। हाँ बस के की जगह क्या आ जाएगा, 2K। hc/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2K। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। 5 क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एटम तो वही है ना सर, 5 की वैल्यू एटम पर डिपेंड, सॉरी मेटल पर डिपेंड करती है, कौन से मेटल के लिए कितनी है, तो 5 तो सेम ही है। तो अब एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करोगे तो 5 से 5 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, hc कॉमन आ जाएगा, नीचे आएगा 1/λ1 माइनस 1/λ2 इज इक्वल टू के में से 2 के माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस के। क्लियर है, लैम्डा 1 की वैल्यू पुट करो, लैम्डा 2 की वैल्यू पुट करो, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और वर्क फंक्शन, अच्छा इसमें वर्क फंक्शन भी पूछा हुआ है, ये दिख रहा है सबको, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, वर्क फंक्शन। अगर मैं ऐसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ रही है बच्चे, के की वैल्यू आएगी, के की वैल्यू आएगी। अब या तो आप इस के की वैल्यू को दोबारा यहाँ पर पुट करना, फिर वर्क फंक्शन आ जाएगा, बट ये मेथड क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा नहीं काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, मैं चाहता हूं बच्चे कि इसमें मेरे को किसकी वैल्यू मिले, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब क्या होता है, 5, हाँ या ना, बोलो। अब 5 की वैल्यू चाहिए, अगर मैं अभी सोल्व कर दूं एलिमिनेशन मेथड से, जैसे अभी सोल्व किया था, तो 5 से 5 कट जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं ना कटे, तो मैं किसको चाहता हूं काटना, के को। ऑब्वियस सी बात है, 5 की जगह क्या कैंसिल हो जाए बच्चे, के कैंसिल हो जाए, तो के ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं कि दोनों इक्वेशन से के कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल किया ही था हमने, एग्जैक्टली 2 5 प्लस 2K, ये पहली इक्वेशन आ जाएगी, और ये दूसरी इक्वेशन hc/λ2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2K। अब एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करूंगा तो देखो अब किसकी वैल्यू कट रही है बच्चों, 2K की। गुड इवनिंग की, मैं सुन भाई, यहां तक क्लियर है सबको, देखो सर इक्वेशन निकाली मैंने बस। अच्छा, पहले वाला जब तरीका अभी मैंने जो रब किया है वो कब यूज करता, जब मेरे को किसकी वैल्यू पूछी होती, K की। अभी मैं इसके 5 की पूछी हुई है ना, तो मैं 5 को काटूंगा, 5 की वैल्यू मिलेगी कैसे, बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा। तो अब यहाँ से 2 5 में से 5 गया, आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 2hc, या hc कॉमन ले लो, अंदर क्या रह जाएगा, 2/λ1 माइनस 1/λ2, ये आंसर आ जाएगा बच्चे। अब वैल्यू तो पुट कर लोगे, किसका क्वेश्चन था ये, यस सर मेरा, हो जाएगा वंश अब ये, यस सर हो जाएगा। हाँ हाँ अरमान बोलो, फटाफट बोलो क्या हुआ, अरमान कपूर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा शुभम, ये पूछ रहे हो, अच्छा देख लेना बच्चे, जो चीज इंपॉर्टेंट लग रही है वही कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बच्चे 4:1, अगर है तो 4:1, ये जहां तक मेरे को क्वेश्चन में दिख रहा है सर यही है, हाँ 4:1। ये निकले। मैंने सोल्यूशन अटैच भी कर दिया है। अब किसी को कोई डाउट बच्चे, अरमान और शुभम, शुभम क्लियर है, यस सर, चल सकते हैं अब आगे बच्चे सब। यस सर। केशव नहीं आया आज, केशव नहीं आया ना आज, एनएसएस है तो बच्चे छोड़ना पड़ना था, एनएसएस तो इतना सब मिस कर देगा फिर। चलिए और कौन नहीं आया,
पता नहीं कभी नहीं आई अभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या था? क्या कह रहे हो बच्चे? आंसर क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन का आंसर है 1 हो 2 गया 3 केशव, ये रहा। हो गया सर केशव। तो डी सर। इसका आंसर है इंक्रीज। कौन से वाले का पूछ रहे हो? अरे तो साफ साफ दिख रहा क्वेश्चन है, नंबर 6 का इंटेंसिटी जब बढ़ेगी तो क्या होगा? डी। तुम्हारा क्या आ रहा है? क्या इंटेंसिटी कोई जो है इफेक्ट नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी पर। in a photoelectric experiment increasing the intensity of incident light increases the number of photon incident and also kinetic energy। क्या इंटेंसिटी कभी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर सकती है? कोई भी क्योंकि इफेक्ट नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा ना। एनर्जी तो किसका फंक्शन होता है? फ्रीक्वेंसी का। ये तो सकता कि इंटेंसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इंसिडेंट इंक्रीज, फिर से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो सकती है क्या? नो सर। नो सर। इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इंसिडेंट एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड। देखो इंटेंसिटी के बढ़ाने से फोटोन्स के जो नंबर है वो होना चाहिए, वो बढ़ जाएंगे, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन अनचेंज्ड। क्या ये हो सकता है? क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी क्या इंटेंसिटी के बढ़ाने से? नो सर। लास्ट में देखो कि इंटेंसिटी बढ़ गई, इसका मतलब ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स गिर रहे हैं, तो इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फोटोन्स, ये बात सही है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है? डी ऑप्शन है। यस सर। इंसिडेंट फोटोन्स के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, एनर्जी सेम रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी? अनचेंज्ड। चलो चल सकते हैं अब आगे। क्लियर है सबको? यस सर। आइए, तो आज के लेक्चर जो हमारा रहेगा बच्चे, वो रहेगा हमारे पास, एक सेकेंड, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा कौन से चैप्टर पे? ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर खत्म हो गया बच्चे। एटम्स एंड न्यूक्लियस। एटम्स एंड न्यूक्लियाई समझ में आ रहा है? कौन सा लेफ्ट चैप्टर रहेगा? एटम्स एंड न्यूक्लियाई। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये ड्यूल नेचर वाली इसलिए खोली थी क्योंकि होमवर्क डिस्कस करना था। एटॉमिक फिजिक्स। तो एटॉमिक फिजिक्स में हमने एटम चैप्टर पढ़ना था। अभी सिर्फ हम बात करेंगे कौन से चैप्टर की? एटम्स की। ठीक है, न्यूक्लियर की हम बाद में करेंगे। तो देखो यहाँ पर 2023 में इसके कितने क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चे? देखो एवरेज 3, 2022 में भी 3, 2021 में भी 3, 2020 में भी एवरेज 3, 2019 में भी एवरेज 3। तो 3 क्वेश्चन तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो इसका मान के चलो। और 3 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो कितने मार्क्स? 12 मार्क्स सीधे सीधे हो जाते हैं। और ऐसे ही 2 क्वेश्चन तो कम से कम ड्यूअल नेचर से भी आते हैं। तो 12 और 8 कितने हो गए? 20। समझ रहे हो? अगर कुछ चैप्टर्स भी आप अच्छे से कर लो तो बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। और SC ST वाले में तो, मैं सब SC ST कैटेगरी में जो बच्चे हैं उनको तो बहुत फायदा हो जाएगा। सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स भी अच्छे से करोगे और उसके बाद थोड़ा बहुत और कर लोगे 11th या 12th का पोर्शन, काम चल जाएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब क्या मेंटेन करके रखोगे? एक्यूरेसी। समझ में आ रहा है? अगर एक्यूरेसी का मतलब है नेगेटिव मार्किंग हो बहुत कम, यानी ना के बराबर, यानी नेग्लिजिबल। समझ में आ रहा है? यस सर। ये रखोगे। देखो प्रिपरेशन ना हो तो तुक्का लगाने का मतलब बनता भी है। अगर प्रिपेयर करके भी जाओ अच्छे से और फिर भी तुम्हारा जो स्कोर है वो अच्छा खासा बना जाए, मतलब अच्छा खासा नहीं, जो मान भी लो 80 90 100 के आसपास बन रहे, मान लो फॉर एग्जांपल, और तुमने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, 20 क्वेश्चन गलत कर दिए उसमें भी, तो 20 नंबर कम कर दो, वापिस आ जाओगे 60 70 80 पे। समझ में आ रहा है? 60 80 से आ जाओगे 50 पर, 40 पर, ऐसे आ जाओगे।
फिर क्या ही फायदा होगा। तो नेगेटिव मार्किंग को कम करो जितना हो सकता है। तो वो कम कैसे होगी, पहले तो दिमाग लगाओ कि मेरे को कितने स्कोर करना है और मेरे को कितना स्कोर करना है, पहले मैं उतने का इंतजाम करके जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्टैट्स आता है, मेरा 11th और 12th दोनों है, लेकिन मेरी क्या स्ट्रॉन्ग है, मान लो 12th स्ट्रॉन्ग है, मेरी क्या स्ट्रॉन्ग है, 12th स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है ना, मैं 11th के क्वेश्चंस को अगर मैं देख रहा हूँ एक बार, चलो ठीक है याद है तो ठीक है, वरना स्किप करता जा रहा हूँ, स्किप करता जा रहा हूँ, करता जाता। पहले कौन से क्वेश्चन करूंगा मैं, सारे 12th। 12th. फिर देखूंगा 12th से काम हो रहा है तो ठीक है, अगर 12th से ही मेरा काम हो गया तो मैं 11th के सारे क्वेश्चंस करने जरूरी है क्या मेरे को? No, sir. No, No, sir. तो फिर मैं 11th पे जाऊंगा, देखूंगा अगर हो रहा है तो ठीक है, वरना मेरे को कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है। और एक बच्चा है जो 12th का भी साथ साथ देख रहा है, 11th का भी साथ साथ देख रहा है, वो तो फिर कंफ्यूज ही होगा, है ना। हाँ, होते हैं ऐसे बच्चे जिनकी 11th और 12th दोनों स्ट्रॉन्ग है, फिर उनको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वो तो बस देखे हमारे को ये टॉपिक आता है तो ठीक, वरना छोड़। तो अपनी मेंटेलिटी को ऐसे बना के रखना, समझ में आ रहा है? पूरे पेपर तक लेके जाना है, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पेपर को घूमना है तुमने। ऐसा ना हो कि मान लो जितने भी 25 क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल 25 क्वेश्चन है, तो तुम 1 से लेकर 10 में ही, 15 में ही तुमने इतना टाइम गवा दिया कि 15 से आगे वाले क्वेश्चन तुमने देखे ही नहीं, और बाद में जाके पता लगे 15 से आगे वाले क्वेश्चन थे जिसमें एक 4 क्वेश्चनों में तो ये पूछ रखा था कि ई दे रखा है, एच दे रखा है और म्यू पूछा है, घुमा फिरा के यही करना था। क्या करोगे फिर घर पे आके? कोसोगे? रोएंगे। तो कम से कम 3 से लेकर 4 राउंड लग जाने चाहिए तुम्हारे। कितने से कितने राउंड बोल रहा हूं मैं? 3 से 4। 3 तो मिनिमम राउंड पूरे 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक तुम्हारे लग जाने चाहिए, कि तुम 1 से लेकर 25 क्वेश्चन को 3 बार एक बार घुमा के देख लो, बार बार। पहले अटेम्प्ट में जो आता है ठीक है, नहीं आता साइड करो और उसके बारे में सोचो भी मत। अगर सोचने लग जाओगे अगला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सोचे मत, क्या नहीं आता कोई नहीं, 25 क्वेश्चन है ना, 24 पे आ जाऊंगा। समझ में आ रहा है? चाहे लास्ट पहले 10 क्वेश्चन में भी चाहे एक भी क्वेश्चन ना आता हो, तो पहले अटेम्प्ट में करना ही नहीं है, उसको छेड़ना भी नहीं है। अगर लगातार 10 क्वेश्चन भी नहीं आते मेरे को, तो मैंने उसको छेड़ना नहीं। पहली बार में बात कर रहा हूँ। मान लो लास्ट में जाते जाते 5 क्वेश्चन हुए, ठीक है कोई बात नहीं, फिर दोबारा शुरू करो फर्स्ट से। अब देखो जिन जिन में थोड़ा बहुत लगता है कि हो पाएगा काम, उसको शुरू करो। अभी भी जिसमें बहुत डाउट है उसको अभी भी छेड़ना नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे 3 राउंड कम से कम लगाने हैं तुमको। क्लियर है सबको ये बात? Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखो एटम्स एंड न्यूक्लियाई में हम जब एक्चुअली में चैप्टर इसको पढ़ रहे थे, जब एक्चुअल रिवीजन नहीं, जब एक्चुअल में चैप्टर कर रहे थे, तब भी मैंने बोला था कि इसमें लर्न करने वाले फॉर्मूले बहुत है। याद है ना आप लोगों को? मैंने बहुत अच्छे से बोला था कि इसके अंदर फॉर्मूलाज बहुत है। न्यूक्लियाई और ड्यूअल नेचर के मुकाबले एटम्स के अंदर चैप्टर्स में फॉर्मूला बहुत है, और वो फॉर्मूले तुम्हें दिमाग में रखने हैं, लेकिन अलग तरीके से रखने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो हमने इसमें स्कैटरिंग के बारे में पढ़ा था, वो उसके बारे में हम कल अच्छे से बात करेंगे। रदरफोर्ड स्कैटरिंग इसमें भी आती है, हम न्यूक्लियाई में भी पढ़ते हैं, तो मैं दोनों में बताऊंगा। वैसे हम न्यूक्लियाई में करेंगे उसको। उसके बाद अब जब मैं बात करूंगा, मैं सीधा ही बात करता हूँ, अब रदरफोर्ड की ड्रॉबैक पे नहीं आ रहा मैं, हम सीधा ही स्टार्ट करेंगे कहाँ से? बोहर से। बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। अब मुझे ये बताओ, बोहर के मॉडल में कितने पोस्टुलेट थे? जो भी पोस्टुलेट थे उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, याद है आप सबको? पहला क्या बोलता था? पहला पोस्टुलेट, एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द Orbit. है ना, ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी बोलते थे इसको, ऐसा बोल सकते थे आप, है ना। सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं और कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। कहीं पर भी मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पहले तो ये बताओ। कहीं पर भी नहीं कर सकते। वेरी गुड। तो कहां पर मूव कर सकते हैं? सर्कुलर पाथ में मूव तो कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन कहां मूव कर सकते हैं? उनको क्या बोलते हैं उन ऑर्बिट्स को? Orbits में shell. स्टेबल ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं? स्टेबल ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रो भाई रदरफोर्ड ने जो बताया था उसमें यही तो दिक्कत थी। वो बता रहे थे कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी रिवॉल्व कर सकता है, रिवॉल्व कर रहा है, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, तो वो अपने अंदर से क्या निकालेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव्स। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालेगा, चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड है, अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालेगा छोड़ेगा, तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी, और धीरे धीरे गिरते घूमते 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 इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन रदरफोर्ड की इसी बात को बोहर ने गलत प्रूफ करके बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व तो करते हैं, लेकिन कौन से ऑर्बिट में, स्टेबल ऑर्बिट्स में। और यहां पर जब वो रिवॉल्व करते हैं या स्टेशनरी स्टेट्स भी बोल सकते हो इनको, वहां पर ये डज नॉट रिलीज, दे डज नॉट एमिट EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपने अंदर से एमिट नहीं करते। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट नहीं करेंगे तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा, और एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर जाकर गिरेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये स्टेट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट्स। और ये स्टेबल ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट्स, इनकी पहचान क्या है, कौन से ऑर्बिट स्टेबल ऑर्बिट्स होंगे, ये सेकंड पोस्टुलेट में आया। सेकंड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन्स उन ऑर्बिट में रह सकते हैं जिन उन ऑर्बिट्स में ही पाए जाएंगे आपको जिन ऑर्बिट में उनका जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। n यहाँ पर कोई इंटीजर है इसीलिए बोला इंटीग्रल मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू 1/3 नहीं हो सकती, 1/5 नहीं हो सकती, 1/4 नहीं हो सकती, 1/6 नहीं हो सकती। समझ में आ रही है ये बात? यस सर। 2/4 नहीं हो सकती, ऐसे नहीं हो सकती, इंटीग्रल मल्टीपल होएगी सिर्फ। समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है जिसका जो एंगुलर, जिस टाइम पर जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम है फॉर एग्जांपल 4h/2π, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? है सर। देख लो सर, L को हमें पता है L होता है NH/2π, आप कह रहे हो L है 4h/2π, यहाँ से N निकाल लेते हैं। N किसके इक्वल आया? इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है सर। क्लियर है सबको? यस सर। मान लें सर। चलिए फिर, और तीसरा ऑर्बिट, तीसरा पोस्टुलेट क्या बताता था हमें कि एनर्जी तभी रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करते थे ऑर्बिट। एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब तभी होगी जब इलेक्ट्रॉन्स किसी एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांजिशन करेगा। एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब्ड कब होगी ये? व्हेन इलेक्ट्रॉन transit from higher level to lower from level. one level to another। अगर हायर से लोअर में जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी क्या होगी, गेन होगी। क्लियर है सबको? Yes sir. यस। एनर्जी रिलीज या गेन होगी जितना इन दोनों की एनर्जी लेवल का डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल ये E2 है, ये E1 है, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज कितनी होगी, डेल्टा E, E2 माइनस E1। और यहाँ पर गेन कितनी होगी सर, डेल्टा E1 माइनस। क्लियर है सबको? Yes. है ना? कुछ भी जैसा भी आप चाहें। ये बोहर मॉडल था जो हमने बेसिक तरीके से इसको पढ़ लिया। अब ध्यान रखने वाली बात थी कुछ फॉर्मूलास, याद है क्या? हमने रेडियस ऑफ हमने देखो अगर ध्यान से बताओ, हमें रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का फॉर्मूला लर्न करना था, हमें वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिट का फॉर्मूला, मतलब सर रदरफोर्ड ने तो सिंपल बोल दिया था कि जो मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो एक तो Q1 Q2 अपॉन में r² इज इक्वल टू mv²/r, यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो और यहाँ से रेडियस निकाल लो। लेकिन ये चीज पूरी तरह से सही नहीं थी। क्योंकि यहाँ पर किसका मेन रोल था? उन्होंने तो बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। अच्छा, सर्कुलर ऑर्बिट में, और ये रिवॉल्व करवा कौन रही है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए कौन सी फोर्स भी लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इसलिए हमने इक्वेट कर दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किसके इक्वल बच्चे,
सेंट्रीपिटल फोर्स से। दिख रहा है आप सबको? Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर mv स्क्वायर बाय r। Yes, Yes, sir. बट यहाँ से हम v निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं होगा। क्यों? सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की साइड को लगती है। नहीं, बोहर ने इसका सही तरीका बता दिया था, लेकिन रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, रदरफोर्ड वाले मॉडल के अकॉर्डिंग। क्यों भाई? अभी पढ़ के आए हो? वेलोसिटी का जो भी फॉर्मूला आएगा, इस पूरे फॉर्मूले में कहीं तुम्हें क्या n दिख रहा है क्या? नहीं। लेकिन आपको पता है बोहर्स मॉडल में सारी चीज किस पे डिपेंड करती है? n पर। अगर उन्होंने बोला है एंगुलर मोमेंटम, ध्यान से सुनो, NH/2π के इक्वल है, और एंगुलर मोमेंटम आपको पता है क्या होता है? mvr। तो ये किसके इक्वल होगा? NH/2π, यानी v भी n पर डिपेंड कर रहा है और r भी किस पे डिपेंड कर रहा है? n पर। तो चाहे रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का फॉर्मूला आए, चाहे वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला आए किसी भी ऑर्बिट में, वो सारी चीजें किस पे डिपेंड करनी चाहिए? N पे। n पर डिपेंड करेंगी। यही, अब ये सारी चीजें n पर कैसे डिपेंड करेंगी? सिर्फ n पर नहीं, z पर भी डिपेंड करती है। z मतलब एटॉमिक नंबर, है ना? अलग, अगर हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 1 होता है, अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम हो तो उसका एटॉमिक नंबर क्या 1 रहेगा हमेशा? डिपेंड करती है। और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन की जगह कुछ और आ जाए तो उसका मास भी चेंज हो जाएगा, और किस पे भी डिपेंड कर रही है? यानी मास पर भी डिपेंड कर रही है। तो ये सारी चीजें मास, एटॉमिक नंबर और किस पर? n पर डिपेंड कर रही है। तो अब इन सब का फॉर्मूला n पर कैसे डिपेंड कर रही है, मास पर कैसे डिपेंड कर रही है और z पर कैसे डिपेंड कर रही है, ये देखना बहुत जरूरी है। और ये पूरा फॉर्मूला एट द एंड आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जिससे ये फॉर्मूला लर्न हो जाता है, मैंने पहले भी बोला हुआ, वो अच्छे से कर लो। जिससे नहीं होता, वो कुछ ट्रिक्स है, उसको दिमाग में रख लो कि जो पूरे चांसेस है आने के। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अब हमने क्या करना है बच्चों? r का फॉर्मूला यानी रेडियस ऑफ ऑर्बिट का, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी अपने आप आ जाएगी, और साथ में इनकी वजह से जो करंट बनेगा उसका फॉर्मूला, और लास्ट एंड फाइनल कॉल रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, करंट एंड लास्ट एनर्जी के बारे में। ये सारी चीजें n पर, z पर और m पर कैसे डिपेंड करती है, इन चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। m फिर भी बहुत कम पूछा जाता है, ज्यादातर क्या पूछा जाता है? n और z। इन पर कैसे डिपेंड करती है, तो यही हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी करेंगे जब हम सीरीज करेंगे। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। पहले ये देखो, मैं सारे लिखवा के लाया हूं तुम्हारे लिए। देखो ये क्या है सर? रेडियस। क्या है? रेडियस का फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो h²/4π², k क्या है सर? वो ही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते थे, जिसकी वैल्यू क्या होती थी? 1/4πε, E²m n²/z। ये सब तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, ये पूरा फॉर्मूला। अगर लर्न नहीं हो रहा, जिसको हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन पूरे चांसेस हैं कि ये फॉर्मूला नहीं पूछा जाता, बहुत कम पूछा जाता है। पूछा किस फॉर्म में जाता है? देखो 80% चांसेस है कि ये फॉर्मूला इस फॉर्म में आएगा, और 10% ये चांसेस है कि वो m की वैल्यू पूछ लेता है। तुम्हें कैसे लर्न करना है? सुनो, तुम्हें करना है, ये देखो, ये h भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, e भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट। ये जब सब कांस्टेंट है बच्चे, तो इन सब की कांस्टेंट की वैल्यू पुट करूंगा, और जब n की वैल्यू क्या पुट कर दूं अगर? 1, और z भी क्या पुट कर दूं अगर? 1 करेंगे। 1 पुट कर दूं, तो ये जो 1, जब भी n 1 आ जाए ना, तो उसको ऑर्बिट को बोलते हैं कौन सा ऑर्बिट? तो n की वैल्यू 1 पर पुट करने पर जो r की वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 0.529 एमस्ट्रॉन्ग। कितनी आ रही है? 0.529 एमस्ट्रॉन्ग। इसी को बोलते हैं r की वैल्यू। मतलब ये कौन से ऑर्बिट के लिए आई है? बोहर ऑर्बिट। बोहर ऑर्बिट मतलब n = 1। हाइड्रोजन के अंदर n = 1, उसी को क्या बोला हुआ है? बोहर्स ऑर्बिट। तो उसकी जो सीधा वैल्यू पूछे तो तुम्हें अब सीधा लर्न कर लेनी है। उसकी वैल्यू कितनी है बच्चे? 0.529
एमस्ट्रॉन्ग। कितनी है सब बोलो? 0.5 अब तुम्हें क्या याद रखना है वो देखो, तुम्हें इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना है बस। Rn किसके इक्वल है? 0.529 एमस्ट्रॉन्ग मल्टीप्लाई बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? Z। बस ये दिमाग में रखना, ठीक है। ऐसे ही Vn की जब बात करूंगा, यहाँ पर एक चीज आती है 2.18 इंटू 10⁻⁶। जैसे यहाँ पर ये चीज, ये क्या थी सर? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, बोहर ऑर्बिट। ऐसे ही ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कौन से ऑर्बिट में आ जाएगी? ये और इसको मल्टीप्लाई करना है z बाय n, यानी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के। समझ में आ रही है बात? यस सर। ऐसे ही टाइम पीरियड में तो सिंपल सा लर्न करना है, पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के क्यूब के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z के स्क्वायर। जब हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो हम ये भी देखेंगे कि टाइम का मास के साथ भी रिलेशन होता है। आप देखो तो नीचे मास के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, e की पावर 4 है ये, लेकिन अभी नहीं करना, हम बाद में करेंगे। पहले तुम ये चीज देखो। क्लियर है सबको? n और z जी सर। करंट को तो करने की जरूरत है भी नहीं तुम्हें। क्यों? करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, उसको पड़े रहने दो। टाइम की वैल्यू तुम्हारे पास ये है ना, सेम कर दो। टाइम नीचे आ रहा है, टाइम नीचे आ रहा है यानी डिवाइड के डिवाइड में जो भी चीज आएगी वो ऊपर आ जाएगी। तो अगर टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z स्क्वायर के तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? Z स्क्वायर के। तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा z स्क्वायर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा n के क्यूब। क्लियर है सबको? यस सर। ये चीज सबसे ज्यादा दिमाग में रखने वाली बात है बच्चे। बोलो, कोई कुछ कह रहा है? हाँ तनिका। क्या बढ़ाया आपने अभी थोड़ी देर पहले से? अब रिकॉर्डिंग में देखना, यही चल रहा है अभी। क्या नाम है? वेलोसिटी और क्या नाम है? ऑर्बिट, बोहर ऑर्बिट के बारे में, बोहर मॉडल। आप अभी रिकॉर्डिंग में देखना इसको बच्चे, अगर आप लेट आए हो। हाँ, क्योंकि ना पीछे हो जाएगा सब। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। ठीक है। तो टी एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n क्यूब के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z स्क्वायर के। ये बात याद रखना। अभी आप लोगों के लिए मैं दोबारा बताता हूँ। रेडियस देख लो अच्छे से और फिर बोलो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? n स्क्वायर। इसको लिख दो n स्क्वायर बाय z। वेलोसिटी देखो और बोलो सर Z के डायरेक्ट और z बाय n। टाइम पीरियड करने की जरूरत है तो बताओ। नो सर n क्यूब बाय Z स्क्वायर। और करंट इसका उल्टा, Z स्क्वायर अपॉन क्लियर है सबको? यस सर। एनर्जी के बारे में भी मैं नहीं आ रहा, बताऊंगा बाद में। एक बार और फटाफट बोल देंगे, कोई भी बच्चा चुप नहीं बैठेगा, सब बोलेंगे। आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? n स्क्वायर बाय z। b स्क्वायर अपॉन z z अपॉन z अपॉन n n क्यूब z स्क्वायर बाय n। यहाँ करंट लिखो ना, करंट क्या होगा? z देखो, रेडियस और करंट, रेडियस और टाइम पीरियड को तो तुमने देखना ही नहीं है। क्यों सर? एक बात बताता हूँ। देखो, रेडियस किसके था बच्चे? n स्क्वायर अपॉन z। एक चीज बताऊं, टाइम पीरियड में क्या करो, एक ऐड कर दो दोनों जगह। n स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? n का क्यूब और अपॉन z का क्या हो जाएगा? z का स्क्वायर। अब टाइम पीरियड आ गया तो करंट तो आ ही जाएगा, z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। हाँ n क्यूब। अब जाएगा ही वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में क्या करा करो, वेलोसिटी कहते हैं कि उल्टा कर दिया करो। ये n बाई जेड है तो वो क्या हो जाएगा? बस z बाई। बस याद रखना, वेलोसिटी में पावर नहीं है, वेलोसिटी में पावर नहीं है। क्लियर है सबको? अब हो जाएगा? यस सर। यस सर। आइए, अब बारी किसकी रह गई? देखो आप सब, एनर्जी।
एनर्जी। एनर्जी एनर्जी के लिए आपने क्या दिमाग में रखना है अभी बताते हैं। देखो एनर्जी के लिए जो चीज तुमने ध्यान में रखनी है वो ये कि जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है सर, और हाफ है किसकी, पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी की। क्योंकि एनर्जी नेगेटिव होगी इसीलिए हाफ, जो किसी को लग रहा होगा सर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की हाफ कैसे हो सकती है, टोटल एनर्जी तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है ना, तो वो तो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, हाफ है, बट नेगेटिव में है ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है तुम्हें। हाँ जी सर। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी फॉर्मूला पूरा। ये देखो दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, देखो क्या आया, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन। क्या है सर, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन। लर्न करने की जरूरत नहीं है। क्यों सर लर्न करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इतना नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी कल को अगर एक चांस हो जाए तो करना है इसको। देखो क्या लिखा हुआ है, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन। सिर्फ यही फॉर्मूला लर्न करना है और कुछ नहीं करना। देखो क्या बोलोगे, साथ साथ बोलो, हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के एन। जेड ई मैंने स्क्वायर बोला बाय जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही टोटल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी भी क्या लिखोगे, हाफ के जेड ई स्क्वायर। जेड ई स्क्वायर। ये किसकी बात कर रहा हूँ, इनके मैग्नीट्यूड की। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी इनका हाफ नेगेटिव में लिखना, हालांकि टोटल एनर्जी भी हम लिखेंगे नेगेटिव में, याद रखना, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इनका हाफ लेकिन नेगेटिव में, तो माइनस ऑफ हाफ मतलब इसका, सॉरी सुनो, एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो गई, डबल डबल। तो इसको डबल 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/2 कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन। क्लियर है सबको, यस सर। यस सर। किसी को कोई भी डाउट, याद रखना टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या है, नेगेटिव नेगेटिव है। हाँ बोलो बच्चे, केशव। सर ये नेगेटिव क्यों है, यही पूछना था। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ बाइंड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है बाइंडिंग कर रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी की बात हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो है एटम के साथ बाइंड हुआ है, इसीलिए इस बाइंडिंग को दर्शाने के लिए यहाँ पर क्या आया हुआ, नेगेटिव। समझ में आ रहा है, यस सर। हाँ यस सर। और कुछ, और जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डराइव करते थे वो भी नेगेटिव आती थी, आपको याद हो तो, यस सर। तो वहीं से है ये डराइव, तो ये वहीं से हुई है। याद रखेंगे अब ये सब चीजें, हालांकि क्वेश्चन में हम धीरे धीरे याद रखेंगे, फिर भी किसी को कोई डाउट होगा हम धीरे धीरे हेल्प करते रहेंगे, लेकिन ये चीजें साथ साथ रिवाइज करते रहना। समझ में आ रही है, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सर सीरीज की। हमने सबने पढ़ा था लाइमन, बाल्मर, पास्टन, याद है ना सबको, स्पेक्ट्रल सीरीज। तो स्पेक्ट्रल सीरीज में हमें देखो जो एनर्जी का जो फॉर्मूला लर्न करना है वो पहले मैं बता देता हूँ आपको। जो हमने, ये तो बहुत रेयर है कि आपसे पूछा जाए, पूछा जा सकता है तो बस यही पूछा जाता है इनकी रेशो निकालनी, बट जो मेन है फॉर्मूला वो एनर्जी का एक ये पढ़ा होगा आपने, सबको याद होगा, -13.6 अपॉन n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर। ये है एनर्जी का फॉर्मूला। n की वैल्यू 1 पुट करो तो फर्स्ट ऑर्बिट में, n की वैल्यू 2 पुट करो तो सेकंड ऑर्बिट में, n की वैल्यू 3 पुट करो तो थर्ड ऑर्बिट में, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये कौन में है, इलेक्ट्रॉन वोल्टेज। बस। अब ध्यान से देखो, जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाता है, गिरता है, हायर से लोअर पर गिरता है, तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट की फॉर्म में अगर रिलीज हो रही है, रेडिएशन की फॉर्म में, तो उसकी कुछ वेवलेंथ होगी। उस वेवलेंथ को अगर फॉर्मूला लिखना है तो क्या होता है, 1/λ इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो, 1/λ इज इक्वल टू R, आगे क्या लिखोगे, याद होगा किसी को, 1/nf Z स्क्वायर। अगर हाइड्रोजन है तो 1 लिख दोगे Z को, अगर नहीं है तो RZ स्क्वायर, 1 अपॉन स्क्वायर देखो आपको लग रहा है सर एक साथ फॉर्मूले हो गए, लेकिन हम इनके क्वेश्चन धीरे धीरे करेंगे। मैं साथ साथ आपके हूँ, साथ साथ एक एक क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, बट अब फॉर्मूला लर्न करना बहुत जरूरी है। आइए, NF स्क्वायर माइनस NI स्क्वायर, ये तो एक फॉर्मूला है किसका, वेवलेंथ का। बस यही तुमने दिमाग में रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जिसको ये याद रह जाएगा ना उसका आधे से ज्यादा एटम चैप्टर होगा।
पुराने जो अगले वाले हैं ना, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, ये बहुत कम आते हैं, बहुत कम। सबसे ज्यादा पूछा जाता है इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलोगे। आर होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, लगभग 900, 1/r की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 912 एंगस्ट्रॉम। याद है क्या? आर क्या होता है? 1/r अभी तो पता है, रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट। सर जो h था उसकी क्या वैल्यू थी, जो प्लैंक कांस्टेंट का h था? h की वैल्यू 6.62 into 10 raised to power minus 34 जूल से। 34 जूल। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सिर्फ एक सर अब मैं ना छोड़ सकता हूँ यहाँ पर और क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन एक फॉर्मूला जो तुम्हें दुखी करेगा एनर्जी का, वो भी अभी लिख लो। एनर्जी का एक फॉर्मूला ये भी लिखते हैं हम, 13.6 z स्क्वायर, बाकी सब कुछ सेम, 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। क्लियर है? यहां पर क्या है, rz स्क्वायर, और यहां पर क्या है 13.6 z स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी बहुत यूज होगा एनर्जी का। ये दो फॉर्मूले कभी मत भूलना। समझ में आ रहा है सबको? यस क्लियर है? ये इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर इनवर्स, यूनिट है फिर से वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? एक सेकंड रुकना बच्चे, बस एक सेकंड। चलिए भैया करिए स्टार्ट। सर एक बार आर की वैल्यू भी बता दो। किसकी? आर की बताया तो है, 1/r की याद करो, 912 एंगस्ट्रॉम, और आर की कुछ 912 1.09 into 10 raised to power 7 होती है। 7 यस। पर वो लर्न करने की जरूरत नहीं है बच्चे, तुम 1/r की बात करो। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ पर 1/λ है। जब तुम लैम्डा को रिवर्स करोगे तो आर भी तो रिवर्स हो जाएगा, तो वो आर की जगह क्या हो जाएगा? 1/r। 1/r। सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूँ कि 1/r की वैल्यू, वैसे तो होती है 1.09 into 10 to power 7। क्लियर है केशव? यस सर। हाँ, तो यहां तक हो जाएगा। 1/r इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, याद रखना इसको। और एनर्जी का ये फॉर्मूला भी याद रखना। और इसको देखो, मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दूं, ये जो 13.6 z स्क्वायर है, इसको हाइड्रोजन एटम के लिए क्या बोल दिया जाता है? आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। ये किसी भी एटम के लिए मान सकते हो। क्यों? बताता हूं। वैसे आपने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है, अगर डेल्टा ई निकालना होता तो क्या करते हो? फाइनल माइनस इनिशियल, यही करते हो ना। तो फाइनल में जब एनर्जी लिखते हो तो क्या होगा? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन क्या लिखते हो? एन स्क्वायर। यही लिखते हो ना एनर्जी का फॉर्मूला। अगर फाइनल है तो एन फाइनल माइनस ऑफ -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन
इनिशियल का स्क्वायर, यही लिखोगे भाई। फाइनल लेवल में एनर्जी ये है, इनिशियल लेवल में ये है, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है उतने ही अमाउंट में एनर्जी चाहिए या उतनी अमाउंट की एनर्जी रिलीज होगी, हाँ या ना। हाँ जी। अब इसी को अगर सही से लिखो तो माइनस, जब फाइनल आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि मेरे को एटम से फ्री करवाना है इलेक्ट्रॉन को, और फ्री करवाना है तो कितनी दूर भेजना पड़ेगा, एन की वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा, इंफिनिटी। फाइनल इन्फिनिटी। और जब मैं एन एफ की वैल्यू इन्फिनिटी लिखूंगा तो ये चीज खत्म हो जाएगी क्या, हाँ जी। जी सर। ये जीरो हो जाएगा, 1 बाय इन्फिनिटी जीरो, तो रह कितना जाएगा डेल्टा ई सिर्फ प्लस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन आई स्क्वायर। and yes. ये क्या है सर, एटम से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने वाली एनर्जी, इसी को क्या बोलता हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर इनिशियल में एटम ग्राउंड स्टेट में था तो एन भी क्या हो जाएगा, एन 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, 13.6 जेड स्क्वायर। तो इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, आयनाइजेशन एनर्जी। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आज सारा दिमाग में रख लो, मैं सिर्फ तुम्हें तो चीजें याद दिला रहा हूं। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे हम इनके ऊपर वापिस आएंगे, समझ में आ रही है बात। जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इनके आगे वापिस आएंगे। किसी को कोई डाउट? नो चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तुम्हें थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा इस बात को। एक बार ये बताओगे कि हमने एन एफ जो है वो इन्फिनिटी क्यों लिया? एन एफ इन्फिनिटी लिया है क्योंकि देखो, अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन को थर्ड स्टेट से फोर्थ स्टेट में भेजना हो, थर्ड से फोर्थ में, तो मैं क्या लिखूंगा, एन आई 3 और एन एफ 4, है ना। फोर्थ से सिक्स्थ में भेजना है तो 4 और 6 लिखूंगा, 7 से 8 में भेजना है तो 7 और 8 लिखूंगा। बट अब मेरे को फ्री करवाना है, और ये कहां तक चलते रहते हैं, इन्फिनिटी तक, समझ आ रहा है। मेरे को बिल्कुल फ्री करवाना है सर, बिल्कुल फ्री करवाना है, इलेक्ट्रॉन से बाहर, इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकलवाना है। उसी को तो क्या बोलते हैं, कौन सी एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, की एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देन आइसोलेटेड एटम, वही तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होती थी। तो वही इलेक्ट्रॉन को कहां से बाहर निकालू, कौन से लेवल पे भेजू, तो जैसे जैसे एनर्जी क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। इसीलिए फाइनल में कहां भेजना है उसको, इन्फिनिटी तक। समझ में आ रही है बात केशव? चलो बच्चे आइए, तो अब ये क्वेश्चन बहुत आता है। हमने आप सबको बताया हुआ है कि अगर इनिशियली इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम की बात करूं, 1 बाय लैम्डा, साथ साथ बोलो, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय एन फाइनल बाय एन इनिशियल। तो एन इनिशियल क्या है, जो इनिशियली में जहां पर इलेक्ट्रॉन है, और एन फाइनल जहां पर फाइनल में इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन आकर कहां पर गिरता है, हायर स्टेट से फर्स्ट लेवल पर गिरता है, एन फाइनल यानी 1 है, तो ये कौन सी सीरीज में आ जाता है, लाइमन में। एन एफ अगर 2 है तो क्या आ जाता है, बाल्मर में। एन एफ अगर 3 है तो क्या आ जाता है, पास्चन। एन एफ अगर 4 है तो ब्रैकेट। एन एफ अगर 5 है तो पीफोल्ड। हम यही मेन चलते हैं आगे। क्लियर है सबको, 1 2 4 एंड 5 इसी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। आओ, लेकिन क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं ये देखो। पहला क्वेश्चन तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है, ये बच्चे भूल भी जाते हैं, लेकिन तुमको याद रखना। देखो एटम्स में आसान है सब कुछ, लेकिन दिमाग में रखना है, इसलिए थोड़ा धीरे चल रहे हैं। लाइमन सीरीज में यानी एन इज इक्वल टू एन एफ इज इक्वल टू 1 में जब भी इलेक्ट्रॉन आके गिरेगा तो ये सीरीज में जितनी भी वेव, जितनी भी स्पेक्ट्रम, जितनी भी लाइंस जो दिखेंगी वो सारी कौन से रीजन में लाई करती हैं, अल्ट्रावायलेट। लाइमन में जो भी है वो किस में लाई करेगी, विजिबल में। विजिबल में। पास्चन में आके जो लाई करेगी, पास्चन और ब्रैकेट और पीफंड तीनों कैसी हैं, इंफ्रारेड, लेकिन नियर इंफ्रारेड। पास शुरू वाला इंफ्रारेड रीजन है वो है पास्चन में, और ब्रैकेट में दूर वाला इंफ्रारेड वाला रीजन, और पीफंड दूर वाला इंफ्रारेड वाला रीजन। समझ में आ रही है बात? तो मेन लाइमन बाल्मर, लाइमन बोले तो अल्ट्रावायलेट, बाल्मर बोले तो विजिबल। बाल्मर को हम देख लेंगे ऐसे, ठीक है, हम किसको देखते हैं, विजिबल। तो बाल्मर विजिबल, लाइमन क्या है सर, अल्ट्रावायलेट, और ब्रैकेट, पीफंड और पास्चन ये तीनों कैसे हैं सर,
इंफ्रारेड। समझ में आ जाएगी सबको? इंफ्रारेड। क्वेश्चन आता है सीधा क्वेश्चन, यस सर। सीधा पूछ लेंगे ब्रेक जो बाल्मर है वो इनमें से बताओ चारों पांचों सीरीज में से जो विजिबल रीजन वाली सीरीज है वो कौन सी है? तो क्या बोलोगे? क्लियर है ना सबको यहाँ तक? यस Yes, सर। sir. यस सर। अब यहाँ पर आओ क्वेश्चन। हाइड्रोजन एटम है, इलेक्ट्रॉन्स मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम n+1 लेवल टू nth लेवल। कहां से कहां गया है सर? n+1 से n चला गया है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। हमने कहा ओके ब्रो। तो क्या बताना है? फ्रीक्वेंसी बतानी है जो एमिट हो रही है रेडिएशन। समझ में आ रही है बात? फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन Yes, कहां sir. से कहां गया बच्चे? कोई n+1 लेवल से कहां गया है? n लेवल। फिर इतनी दूर लगाने की जरूरत नहीं है, n+1 और n तो बिल्कुल साथ साथ नहीं होंगे। आप खुद Yes, सोचो। यस सर, साथ में ही होंगे। अगर n6 है तो n+1 क्या है? 7 होगा। समझ में आ रहा है? तो किसी एक लेवल नीचे आए ऐसे समझो। तो फ्रीक्वेंसी बताओ। हमने कहा फ्रीक्वेंसी का तो फॉर्मूला हमें नहीं पता, हमें किसका फॉर्मूला पता है बच्चे? लैम्डा का। तो 1/λ RZ² 1/n फाइनल का स्क्वायर। फाइनल स्क्वायर -1 इनिशियल। ठीक है, तो देखो 1/λ हमको नहीं पता, हमें तो पता ही नहीं कुछ। Z क्या लिखूं? किसकी बात हो रही है? सर हाइड्रोजन वन। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। फाइनल में कहां पहुंचा है सर? एन एल पे। n। और शुरू में कहां था? L+1 1/λ r। इसका जब एलसीएम लूंगा कैसे लिख सकता हूँ? n × n+1 का होल स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा? L+1 का होल स्क्वायर माइनस n²। इसको सोल्व करना, थोड़ा सा बड़ा नहीं करना, बता दूंगा। देखो r, इसको जब सोल्व करोगे, देखो n+1 का होल स्क्वायर है। वैसे तो n तो वैसे भी ग्रेटर देन क्या है? 1। समझ में आती है बात? इसको खोल लो, कोई n² प्लस क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2n। क्लियर है ना सबको? बोलो बोलो। माइनस n² डिवाइडेड बाय n × n+1 का होल स्क्वायर। हाँ या ना? n² से n² कट गया, तो देखो 1/λ किसके इक्वल आया? r इंटू क्या लिखूं? बोलो। 2n+1/n+1 का होल स्क्वायर। n × n+1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अब मैथ यूज करना है, फिजिक्स का काम हो गया। उसने बोला n ग्रेटर देन 1 है। अगर मान लो n 4 है तो उससे 4 तो हो ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा है। n 1 से बहुत ज्यादा है। अगर मान लो कोई बहुत ज्यादा चीज है, मान लो 1000 है, उसके अंदर तुम एक ऐड भी कर दो तो उसमें कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है क्या? अब तो ये तो 1000 का भी डबल हो गया। मान लो इसमें एक ऐड करोगे तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? लगभग वही वैल्यू आएगी। तो इस 1 को इग्नोर कर दो, नेग्लेक्ट कर देगा इसको। ऐसे यहाँ पर n+1 में से किसको इग्नोर कर सकता हूँ? 1 को। 1 को। तो ये क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर तो था ही, एक n पहले से आ गया। इस पूरे का होल स्क्वायर था ना, n स्क्वायर और n का स्क्वायर, n की पावर 1/λ क्यूब r × 2 डिवाइडेड बाय n का क्यूब। तो 1/λ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के क्यूब। हमसे पूछा क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के कैसे होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो म्यू, देखो अगर इसको मैं या तो सीधा ही समझ लो, नहीं समझ सकते सीधा तो ऐसा समझ लो, लैम्डा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? अगर लैम्डा n³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फ्रीक्वेंसी n³ के क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। मेरे को पता था कि लैम्डा निकाल सकता हूं मैं फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकता, इसलिए मैंने बस लैम्डा का फॉर्मूला यूज किया है और जो मुझे गिवन है मैंने वही सब पुट कर दिया। क्लियर है? एक देखो सेकंड दो बच्चा, थोड़ा इमरजेंसी थी मेरे पास।
सॉरी बच्चों। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। यस सर। यस चलो सर। आइए फिर, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। नो सर। पक्का? सिर्फ फॉर्मूला yes, यूज sir. किया, सिर्फ फॉर्मूला पुट किया और वैल्यूज पुट किए मैंने। यस सर। आइए आगे बढ़ो। Energy required to ionize a hydrogen-like ion in its ground state is 9 Rydbergs. Energy required to ionize a hydrogen-like ion in its ground state is 9 Rydbergs. कितनी है? Rydbergs. अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, अभी बताऊंगा क्यों। What is the wavelength of radiation emitted when the electrons in this ion jumps from second excited state to ground? पहली बात तो समझो, एक हाइड्रोजन लाइक आयन है या हाइड्रोजन ही है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक आयल है। भी हाइड्रोजन लाइक आयन है तो Z की वैल्यू 1 पुट नहीं करनी, नहीं करेंगे। ठीक है। उसको आयनाइज करना है, मतलब भाई आयनाइज कोई चीज क्या होती है? जब उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं या आ जाता है। अभी हाइड्रोजन आयनाइज हो रहा है तो वो H+ में एग्जिस्ट करता है वैसे आपको, बट कोई बात, इलेक्ट्रॉन निकालना है। निकालने के बाद आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, वो वाली जो आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन। आयनाइजेशन। जो 9 रिडबर्ग्स है ये किसकी वैल्यू दे रखी है बच्चे? आयनाइजेशन एनर्जी। ये बात सबको समझ में आती है या नहीं आती बताओ? यस सर। ये हो गया, देखा साइड में रखते हैं। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड जब एक इलेक्ट्रॉन इस आयन में जंप करता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में? हमने कहा वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ का फॉर्मूला तो मेरे को पता है, क्या होता है बच्चों? सब बोलो। 1/λ is equal to R Z square 1/n minus k minus 1/n initial square। क्लियर है सबको, है ना? यस सर। 1/λ निकालना है। R(Z²) तो बात की बात है, Z² भी नहीं पता मेरे को। 1/NF तो पता है। NF फाइनल कहाँ जा रहा है? वो ग्राउंड स्टेट। NF क्या हो जाएगा मतलब? 1। इनिशियल क्या लिखूं, कौन बताएगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट 3. 3। बहुत बढ़िया, 3 का स्क्वायर। क्यों सर? ग्राउंड स्टेट के बाद आती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी ग्राउंड स्टेट हो गया 1 और ये हो गया 2, और फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब 3. थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब 4। 4। कंफ्यूज मत होना, मैं लिख देता हूं साइड में। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब 3, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब 2 है। क्लियर है? अब बताओ मेरे को, इस सब को सोल्व करने के लिए आर की वैल्यू तो पता ही होती है। मेरे को क्या नहीं है इस फॉर्मूले में? लैम्डा निकालना है। जेड लिया है। जेड नहीं है, और जेड के लिए को आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है। मैंने आपको एक ब्रह्मास्त्र दिया था क्या आयनाइजेशन एनर्जी का? याद करो। Yes sir. इतना ही फॉर्मूला दिया था मैंने आपको, याद हो तो। आओ अब देखते हैं पीछे। यहाँ पर अब तुम्हें याद आएगा चीजें धीरे धीरे। देखो क्या दे रखी है, देखो Ionization energy is equal to सीधा ही कितनी दे रखी है? 13.6 Z². 6 Z²। लेकिन याद रखना ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो? ग्राउंड Ground state. वरना डिवाइड बाय n² लिखना पड़ेगा, वरना डिवाइड बाय n² लिखोगे। अभी तो इसने बोल रखा है ना साफ साफ, देखो आप खुद देखो कहाँ से बोल रखा है इसने आयनाइजेशन जो किया है, फ्रॉम द Ground state. ग्राउंड स्टेट। सीधा ही आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है हमें 9 रिडबर्ग्स। ये किसके इक्वल है? 13.6 Z² के। हाँ या ना? बोलो। अब ये रिडबर्ग क्या है? रिडबर्ग भी एक एनर्जी की यूनिट है। इसकी वैल्यू क्या होती है? बहुत आसान, जो तुम पढ़ चुके हो, 13.6 ही होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 13.6। 1 रिडबर्ग बच्चों किसके इक्वल होगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 9 रिडबर्ग है तो क्या कर दूंगा? 9 × 13.6
6, 6 यहाँ पर electron 13.6 पहले ही है, 13.6 से 13.6 कट गया तो Z किसके इक्वल आ गया बच्चे? and 3 के 3 के। और Z की ही तो दिक्कत थी, यहाँ पर अब Z पुट कर सकता हूँ क्या? 9 आ जाएगा Z का स्क्वायर। और देखो ये 3 स्क्वायर 9, 1/1 माइनस 1/9 कितना हो जाता है? 8/9। 9 से 9 कट गया तो 1/λ बच्चों किसके इक्वल आ जाएगा? 8R, है ना? तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा? 1/8। 1/8 और 1/r की वैल्यू तो आपको पता ही है, 912 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 8। निकाल सकते हो क्या आप इसकी वैल्यू आराम से? फटाफट निकालो। और जिसको इतने में कोई डाउट है वो पूछ सकता है मेरे से। सर 1 मिनट पीछे। हाँ, देखो आराम से देखो। मेरे को एक ब्रह्मास्त्र चाहिए था। देखो मैंने अपना फॉर्मूला लिखा लैम्डा के लिए। मेरे को किस चीज की कमी दिख रही थी? सिर्फ क्या नहीं था मेरे पास लैम्डा निकालने के लिए? Z। और Z मैंने कौन सी से यूज किया? कौन सी एनर्जी से निकाला? 114 हाँ, यानी देखो ना मैच कौन सा हो रहा है ऑप्शन नंबर। नैनोमीटर में 114 आया, लेकिन तुमने नैनोमीटर में निकालना है, हमारा एमस्ट्रॉन्ग में है, तो क्या आ जाएगा? 11.10 से डिवाइड। हाँ 10 से डिवाइड करेंगे। क्यों सर? क्योंकि एमस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻⁻10 मीटर और 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर। राइट? क्लियर है? यस सर। कोई कुछ भूलेगा तो नहीं है? पूछ लो बच्चों, किसी को कोई भी डाउट है? मैंने सिर्फ एक चीज निकालना था यहाँ से Z निकालने के लिए मेरे को क्या गिवन था? बस आयनाइजेशन एनर्जी। और कंफ्यूज किसने किया था? रीडबर्ग ने। अब 1 रीडबर्ग की वैल्यू लर्न कर लो, कितनी होती है? 13.16 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? कर लो, ये आसान चीज है, बस दिमाग में रखनी है। एटम्स में कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन सब कुछ कहाँ रखना है? दिमाग में। इसलिए एक एटम एक ऐसा चैप्टर है जिसको बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलें आगे। यस सर। ये देखो, ये तो आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है? टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में कितना है बच्चे? 1.6 into 10⁻⁻16 सेकेंड। T1 की वैल्यू दे रखी है कितनी? -16। क्योंकि कौन सी स्टेट में है? ग्राउंड स्टेट में, इसलिए मैंने n इज इक्वल टू क्या लिखा है? 1, इसलिए इसको क्या बोल दिया? T1। राइट? पूछा क्या है उसने? इसी स्टेट में क्या पूछी है उसकी? फ्रीक्वेंसी पूछी। इसी स्टेट में पूछी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2। सर मेरे को टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो इतना बड़ा लंबा था, लर्न करना पड़ेगा? नहीं लर्न करना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें पता है T2 निकालना है तुमको। हमने कहा ठीक है। T1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? याद हो तो? n क्यूब अपॉन Z स्क्वायर। हाइड्रोजन है, Z तो क्या ही हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना? मैं यहाँ लिख देता हूँ, साफ लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अपॉन Z स्क्वायर। हियर Z इज इक्वल टू 1, तो मैं बोल सकता हूँ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का क्यूब। साफ पता लगता है T1/T2 इज इक्वल टू n1 का क्यूब डिवाइडेड बाय n2 का क्यूब। हाँ या ना? बताओ, क्योंकि कैसा प्रोपोर्शनल है सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वहां पर T1 है तो उसके सामने क्या आया हुआ है? n1। और यहाँ T2 है तो इसके सामने क्या आया हुआ है? n2। अगर इनवर्सली होता तो T1 ऊपर होता तो n1 कहाँ होता? नीचे नीचे। ये बात समझ में आती है ना? रेशो का यही फायदा होता है, बाकी सब कट गया। सिर्फ क्या आया है? T1/T2 इज इक्वल टू n1 क्यूब बाय n2 का क्यूब। क्लियर है सबको ये बच्चे? यस सर। तो अब एक बात बताओ, T1 की वैल्यू तो तुम्हें गिवन है कितनी? 1.6 into 10 to 1.6 into 10⁻60। T2 की कितनी गिवन है? निकाल ली सर। निकाल ली है। n1 क्या है? 1। n2 कितना है? 2 का क्यूब बोले तो 8। तो T2 क्या आ जाएगा?
1.6 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻16 क्या -16 आ जाएगा क्या? हाँ सर बिल्कुल यही बात आएगी। T2 निकालो एक बारी, क्या आएगा? 16 को 8 से मल्टीप्लाई करो फटाफट। इसको सोल्व करके क्या आ रहा है? 1.8 आया सर। ध्यान से तुम ऐसा कर लो, एक तो तुम ऐसा कर लो, ठीक है। दूसरा तरीका पूछा, टाइम पीरियड है क्या? पूछा क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 टाइम पीरियड है ना? 1/2 लिख लेंगे सर, है ना? तो 1/T2 कर दो ना सीधा ही, क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻16। यही क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी। इसको मल्टीप्लाई करो, ये -16 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +6। +16 और में क्या आएगा? 16 8 12.8 सर 12.8 सीधा सोल्व कर दिया क्या तुमने? यस सर। नहीं मतलब सर, डिनोमिनेटर हाँ तो डिनोमिनेटर में बोल ना, 16 8 बोल रहे हो ना तुम। 16 8 जा कितना होता है? यस सर 12.8 आया। 128 ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो। 10⁻16 है ही, अब ये 12.8 है, ये 128 ऊपर आ जाएगा 10, राइट? हो जाएगा ना ऐसे? यस सर। समझ आ जाएगा। इसको लिख दो 100, इसको लिख दो 128। अब इसका एक 10 to ले the लिया power 0, तो 15 इसका क्या बच जाएगा? 15। सोल्व करना, 10⁻15 में तो कुछ है और 14 में भी है। देखो कितना आ रहा है लगभग लगभग। ये तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन 0 पॉइंट कुछ है आंसर में। सर इसमें हम एक 0 और ले लेते हैं। 1000/128 गुना यहाँ कितना बच जाएगा? 14 हो जाएगा। अब हो सकता है कि ऑप्शन नंबर ए हो सकता है या ऑप्शन नंबर बी होगा। बी हो सकता है। बी होगा। देखते हैं कितना होगा। बी है सर। बी होगा। आपका पता लग रहा है 7 पर जा रहा है। क्लियर है जाएगा सर। सबको? यस सर। ऑप्शन नंबर क्या डाल दे? बी। ऐसे देख करने हैं हमने ऑप्शंस। क्लियर है? कोई भी कैलकुलेशन को पूरा सोल्व नहीं करना। 7.8 है ना? हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो बहुत आसान था। यस सर। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी पूछी थी, आई थिंक हो जाएगा। चलें आगे, पूछ लो किसी को कोई डाउट है तो। नो सर। अब देखो, अब ये हमारे पास क्या है बच्चे, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने वाला है। इससे पहले आसान क्वेश्चन करें एक। देखो पहले एक आसान क्वेश्चन, फिर इसके बाद वाला। कितना टाइम पड़ा है हमारे पास बताना? हमारे पास कल 12 मिनट्स 12 मिनट्स पड़े हैं ना, तो आओ दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। कौन सा करना चाहते हो पहले? 2019 का? कोई भी करा दो। कर ले तो दोनों, कोई भी करा दो। चलो पहले यही कर लेते हैं, जो पहले आ गया वो कर लेते हैं। रेडिएशन कमिंग फ्रॉम ट्रांजिशन n = 2 to 1। n = 2 से n = 1 पर जब एक लाइट मतलब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो यहाँ से एक रेडिएशन निकल रही होगी, हाँ या ना? हायर से लोअर जा रहे हैं तो यस सर। ये रेडिएशन निकली सर। ये रेडिएशन जाके किसके ऊपर चली गई? हीलियम प्लस के ऊपर। हीलियम प्लस का आयन है सर, उसमें भी n = 1 है और n = 2 है। तो एक बार तो ये रेडिएशन कहाँ गिरी? n = हीलियम के 1 पर। एक बार जाकर कहाँ गिरी? n = 2 पर। समझ में आ रहा है? ये जो रेडिएशन कहाँ से निकली है बच्चे? ये हाइड्रोजन एटम के एक्साइटेड पैटर्न से, हाइड्रोजन एटम से निकली है। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा था? सेकंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट पर आ रहा था। जब वो सेकंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट पर आ रहा था, तो उसने एक रेडिएशन निकाली या नहीं? एक एनर्जी निकाली। ये एनर्जी जाकर किस पे जाकर गिरी बच्चे? हीलियम एटम। किस पे? हीलियम के आयन। अभी एक बार तो कहाँ गिरी? जाकर 1 पर, और दूसरी बार कहाँ गिरी? जाकर हमने 2 पर। तो आपको बताना है, जब वो 1 पर गिरी होगी तो 1 वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली होगी, तो वो हायर लेवल पर एक्साइट होगा या नहीं होगा? सोचो। होगा सर। ऐसे ही जब 2 वाले पर मिली हो, तो 2 वाला कहाँ जाएगा? 2 से हायर या 2 से लोअर? 2 से दोनों ही हायर। कोई 1 से हो सकता है 3 पे चला जाए, 1 से हो सकता है 4 पे चला जाए, 1 से हो सकता है 2 पर चला जाए। ऐसे ही 2 वाले को अगर एनर्जी मिली, तो 2 वाला क्या चला जाता है? 3 पर भी जा सकता है,
4 पर भी जा सकता है और 5 पर भी जा सकता है। हमें कैसे पता लगेगा, वही तुमसे पूछा है कि बताओ इलेक्ट्रॉन जो है हीलियम में 2 से 3 जाएगा, 1 से 4 जाएगा, 2 से 4 जाएगा या 2 से 5 जाएगा। पहले तो क्वेश्चन समझो, किसी को क्लियर ना हो तो पूछो। क्लियर है क्वेश्चन सबको? यस सर। अच्छे से। हाँ जी सर। चलो पहले तो हम देखते हैं ये एनर्जी, ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी एनर्जी पॉसिबल, कौन सा रेडिएशन पॉसिबल है, कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल है, कैसे पता लगेगा बताओ? ये कौन सा एटम कौन से लेवल पर जाता है, ये कौन डिसाइड करता है? एनर्जी। एनर्जी। और कौन सी एनर्जी? एनर्जी का जो 2 लेवल के बीच में एनर्जी का क्या हो? चेंज। डिफरेंस। तो पहले मेरे को ये तो पता लगनी चाहिए ना कि कितनी एनर्जी जाकर उस हाइड्रोजन के एटम ने, कितनी हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी थी, उसने कितनी एनर्जी छोड़ी है, वही एनर्जी जाके किस पे गिरी है बच्चे? हीलियम आयन पर, है ना। तो पहले एनर्जी निकालनी पड़ेगी। हाँ हैरी, सर अभी जो लास्ट लाइन बोली बस वो रिपीट करना, मेरी कि 2-3 कौन सेकंड। सा एटम मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सी ट्रांजिशन करेगा, वो किस पर डिपेंड करता है? कितनी उसको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। यस सर। अगर ज्यादा एनर्जी मिली तो हो सकता है वो 1 से 4 पर भी चला जाए, 1 से 5 पर भी चले जाए, और कम एनर्जी मिली तो हो सकता है 1 से 2 पर ही जा पाए सिर्फ, या 1 से 3 पर ही जा पाए। तो पहले तो ये पता करते हैं कि एनर्जी निकली कितनी। उसका पता करने का तरीका आप सबको पता है। एनर्जी का सीधा सीधा फॉर्मूला बताया था मैंने, 13.6 Z स्क्वायर 1 बाय एन एफ का स्क्वायर एन आई का स्क्वायर। यही पढ़ा था क्या? हाँ या ना? यस जिसको याद नहीं है तो याद रख लेना। माइनस, अच्छा अभी ये हाइड्रोजन एटम से निकल रही है तो Z की वैल्यू तो क्या पुट कर दे? 1। तो 13.6 1 बाय एन एफ कहाँ गई है हाइड्रोजन में? 2 से, तो एन एफ लिखूंगा 1, और गई कहाँ से है? 2 से तो क्या 2 से गई है। लिखूंगा? स्क्वायर मतलब 4। अच्छा, E इज इक्वल टू 13.6। अभी वैसे लिख सकता हूँ Z भी, और ना लिखूं वो भी मेरी दिक्कत है। Z चाहो तो लिख दो, वरना तुम्हें तो पता है Z इस केस में क्या आएगा? 1 आएगा। इनटू में क्या लिखे सर? 4 माइनस 3/4। मतलब मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 13.6 इंटू 3/4। 4। हाँ या ना? बोलो। यस सर। यस इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। ये जो एनर्जी निकली है लाल वाली, इसके पास कितनी एनर्जी है? 13.6 इंटू 3/4। मैं पूरा सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी तुम्हें चेक करना है ना, तो उसके लिए यही आसान होगा। कैसे सर? अभी बताता हूँ। ये एनर्जी निकली है तो चेक करते हैं सर। इसने पहला ऑप्शन क्या बोला है? n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। तो अब हीलियम के अंदर गई है ये एनर्जी, हीलियम पॉजिटिव पर, जिसके लिए Z क्या होता है हीलियम के लिए? 2। 2 पहला ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे तुमने। n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 तक। तो बताओ फॉर्मूला तो सर वही लगेगा एनर्जी का, 13.6 Z स्क्वायर इंटू n। फाइनल क्या लिखूं? 3। मैंने कंपेयर करना है इससे। तुम चाहो तो फाइनल 3 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो। तुम्हें पता है कि तुम्हें 3 लिखना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 2 लिखेंगे। क्यों? उस टाइम पर एनर्जी रिलीज हो रही थी, यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है? जब ये एनर्जी हीलियम पर गिरेगी तो वो हीलियम इसको अब्सॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है? करेगा। अब्सॉर्ब कर रहा है। नेगेटिव आ जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएंगे दोनों। तो वहां पर पहले NF था, यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा? N। अगर किसी को याद भी नहीं रहता ना तो कोई बात नहीं, तुम कुछ भी लिख दो। एक में आंसर पॉजिटिव आएगा, एक में आंसर नेगेटिव आएगा। हमने इस केस में बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस केस में। इस केस में तो हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। किससे मतलब है? मैग्नीट्यूड। एंड इनिशियल क्या हो गया? 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो सोल्व करना है एक बार इसको। 13.6 Z की जगह क्या लिखना है बच्चे? 2 यानी 4 हो जाएगा।
इंटू 1/4 इंटू 1/9 माइनस 1/9 कितना हो गया 36, 9 माइनस 4 यानी 5/36, हाँ या ना? यस सर। Yes. Yes, sir. ये कटेगा तो किस पे जाएगा 9 पे। 9 पे कितनी एनर्जी आ रही है इसकी 5/9 इंटू 13.6, है ना? लेकिन जो एनर्जी निकली थी वो तो कितनी निकली थी 3/4 इंटू 13.6। लेकिन क्या ये मैच कर रहे हैं आपस में? देखो नो सर। अगर ये ट्रांजिशन पॉसिबल होती तो इसका आंसर भी क्या आता 13.6 इंटू 3/4, लेकिन आया तो नहीं, तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन में देखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है 1 से 4 तक। तो अब तुम करोगे फटाफट 1 से 4 तक करो फटाफट। n इज z की वैल्यू तो वही है, n 1 से 4 जाएगा तो बताओ e की वैल्यू क्या आ जाएगी 13.6 z स्क्वायर। बच्चों 1 का स्क्वायर तो क्या आएगा 1 ही, 1 आएगा माइनस 1/4 16 15/16. 15/16 ये भी हाँ नहीं z है। स्क्वायर 4 15/16 15/16 ये काटो कितना कट रहा है 4 पर। 4 हाँ या 4 ना? तो काट दो इसको। कट रहा है क्या कहीं से देख लो? नो सर। कहाँ से No, काट रहा? नहीं कट रहा तो ये भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है क्या देख लो। 13.6 नहीं कट जाएगा नो सर। क्या कह रहे हो? 13.6 नहीं कट जाएगा 4 से वो नहीं काटना है ना। हम तो इस पूरे कंपेयर कर रहे हैं ना। वो नहीं काटना। 13.6 इंटू 3/4 आंसर यस सर है ना। 13.6 इंटू 3/4 क्या आ रहा है क्या 3/4? नो सर। 15/4 आ रहा है। कैलकुलेशन में मैं भी मिस्टेक कर सकता हूँ, चेक कर लो। नहीं आ रहा ना कुछ? चलो थर्ड पे आ जाते हैं। कहाँ आ गए हम? आओ फिर किस पे आ गए हैं? एनर्जी अब सही वाला देख लेते हैं। 2 to 1 बोल रहा है ये, 2 to 4 और 2 to 1। 2 to 1 तो है ही नहीं ऑप्शन में, 2 to 4 तो है। कौन सा है? डी। ऑप्शन नंबर डी। D। चेक करते हैं, आओ यही चेक करते हैं ना। फिर हम भी चेक करेंगे अपने से। E इज इक्वल टू 13.6 z स्क्वायर की जगह तो सीधा लिख दूं 4 क्योंकि z 2 है। फाइनल कहाँ पे गया सर? 2 to 4 गया क्या? 2 का स्क्वायर Yes, कितना हो sir. जाएगा 4 4 और 4 का स्क्वायर माइनस 1/16 16। 13.6 इंटू 4 एलसीएम आ जाएगा 16, 4 चौक 16 माइनस 1 तो 13.6 इंटू 4 इंटू 3/, आ गया। तो कितना आ रहा है 3/4 इंटू। 3/4। तो देखो एग्जैक्टली मैच हो रहा है क्या? यस सर हो रहा है। तो यानी कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल है? लास्ट वाली। D option. क्लियर है सबको ये बात? यस Yes, सर। यस हाँ बस जा रहे हैं बच्चे, तो यहाँ तक करेंगे। ये वाले क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे, ठीक है? मैं सारी पीपीटी एक ही बार में बना के लाया हूँ ताकि हमें जितना हो सकता है हम मैक्सिमम कर सकते हैं। हमारा बस एक दिन का काम रह जाएगा, फिर एटॉमिक फिजिक्स खत्म हो जाएगी हमारी। कल हम इस क्वेश्चन को छोड़ के, ये जो 2019 वाला क्वेश्चन है जो अभी रह गया हमारा, इसको छोड़ के सारे क्वेश्चन अब नए होंगे, मिक्स्ड कंसेप्ट के होंगे। किसके होंगे सर? मिक्स्ड कंसेप्ट, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के। जिसमें एक से ज्यादा कंसेप्ट मिक्स हो। और होमवर्क तुम्हारा है ये रहा बच्चे, ये दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। अभी देखो तो हमारी पूरी पीपीटी टिक कर देना इसमें. मैं बता रहा हूँ। सर मेरा डाउट भी था पिछले होमवर्क पे। हाँ कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे या एक्स्ट्रा क्लास में ले लेंगे, ठीक है? यस सर। बाकी आप रिकॉर्डिंग देखना बच्चे, डाउट मैंने 10 मिनट पहले बुला के लिए हैं सबके। सर वो ना मेरे को फीवर था ना तो मैं सो गई थी, मुझे किसी ने उठाया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं बच्चे, मेरे को भी यहाँ पर अभी ना वो तो मैंने अलार्म लगाया था वो बज गया, वरना अभी भी नहीं उठ रहा था। कोई बात नहीं। ये 6 होमवर्क है, दिख रहे हैं सबको? दिख रहे हैं? यस सर। आज के लिए ये होमवर्क है। आप लोग सर नींद में ना गलत लगा दिया था, मैंने लगाना था 5:55 का लगाना था। नहीं कितने का लगाना था 5:30 का लगाना था, उसकी जगह